हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मैंने परचेज़ किया है न्यू यामाहा R15M का मॉन्स्टर एडिशन, जो कि मोटो जीपी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बाइक को मैंने लिया है नवंबर के मिडिल वीक में। और ये गाड़ी लॉन्च हुआ था दिवाली के टाइम पे 2025 के दिवाली पे ये लॉन्च हुआ था। और यामा जो है हमेशा यही करती है, हर टाइम दिवाली के टाइम पे ही मॉन्स्टर एडिशन को लेके आती है। और मॉन्स्टर एडिशन को लेके आने के साथ साथ कुछ नए फीचर्स भी प्रोवाइड करती है। बट नए फीचर्स के साथ में कुछ चीज़ें अपग्रेड हुए हैं और कुछ चीज़ें जो अपग्रेड नहीं हुए हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने मुझे ये गाड़ी लेके अराउंड 1 मंथ हो चुका है। और 1 मंथ का पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर बताना चाहूँ आपको, तो फर्स्ट के 10 to 15 डेज़ मुझे शोल्डर पेन और बैक पेन होता था। और रिस्ट के यहाँ पर भी होता था, ये इस एंगल पे भी पेन होता था, क्योंकि आप जब इसको पकड़ते हो ना ऐसे, तो ये सीधा यहाँ पे प्रेशर लगाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी दर्द होता था। बट अराउंड 15 दिन के बाद वो दर्द गायब हो गया। गायब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को सही किया, अपना सीटिंग बैठने के पोजीशन को सही किया, मैंने फ्रंट के व्यू को देखना सही किया। मतलब पहले क्या होता था ना कि गाड़ी में ऐसे चला रहा हूँ ना, तो मेरा पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जाते जाते क्या होता है, कभी कभी अचानक से कोई आ जाता था ना, तो मुझे डर लगता था कि मैं इसको कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं इसको कहीं ठोक ना दूँ। तो फिर उस पोजीशन को भी मैंने सही किया अपना, जो कि नया में हर आदमी करता है गलती। तो मेरी कुछ गलतियां हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप उस गलती से आप वो गलती ना करें और आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिले इस गाड़ी का। क्योंकि 155 सीसी में आपको 150 का स्पीड प्रोवाइड करने वाली यामाहा R15 G4 जो कि मॉन्स्टर एडिशन, ये सिर्फ यामाहा ही देती है, अदरवाइज़ कोई कंपनी नहीं देती। क्योंकि 150 सीसी में 45 का माइलेज, 45 का माइलेज सोच लीजिए। क्योंकि अभी मेरे जो गाड़ी का एवरेज है ना, ये 1 मंथ चलने के बाद अभी मेरा एवरेज है 42 किलोमीटर पर लीटर। अभी इसका एवरेज है 42 किलोमीटर पर लीटर। तो अराउंड सेकंड सर्विस होने के बाद में ये 45 तक तो आ ही जाएगी, वैसे कुछ दिक्कत नहीं। मुझे लगता है 45 तक, अगर मुझे 40 भी प्रोवाइड कर रही है तो मेरे हिसाब से वो बेसिक बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि जिस हिसाब से इसका डीएनए है ना, इसका जो रेसिंग डीएनए है, मतलब जिस हिसाब से इसका डीएनए डिज़ाइन बनाया गया है, और इसका जो डिज़ाइन के साथ साथ में जो एरोडायनामिक कट्स है गाड़ी में जो एरोडायनामिक कट्स हैं, वो एयर को स्मूथली काटते हैं, और काटने के साथ साथ आपको तेज़ रफ्तार भी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें किक शिफ्टर दिया गया है, वो तो अभी यामा के हर गाड़ी पे दिया जा रहा है किक शिफ्टर। और किक शिफ्टर का मेन जो काम है, आपको विदाउट क्लच दबाए, मतलब बिना क्लच दबाए गियर को अप करना, मतलब 2 से 3 तक लेके जाना, 3 से 4 में लेके जाना, 4 से 5 में लेके जाना, 5 से 6 में लेके जाना। 2000 RPM पे ही किक शिफ्टर ले लेते हैं, तो उसमें क्या था, गाड़ी झटका देती है। तो जब भी आपको किक शिफ्टर इस्तेमाल करना हो ना, तो आपको मैक्सिमम 4000 RPM के ऊपर होना चाहिए गाड़ी का, तभी आप किक शिफ्टर का इस्तेमाल करें तो राइड स्मूथ मिलेगा। मतलब गियर का जो मूवमेंट है वो स्मूथली अप होगा। लेकिन गलतियाँ क्या होती हैं नए राइडर से कि 2000 RPM to 3000 RPM पे ही किक शिफ्टर को ले लेते हैं, बिना क्लच दबाए अप कर देंगे, और गाड़ी लेती है झटका, तो वो फिर बोलता है कि किक शिफ्टर कोई काम का नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको चलाना प्रॉपर आना चाहिए, आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उसको कब यूज़ करना है कब नहीं। जब आपका गाड़ी 4000 RPM के ऊपर हो तब आप किक शिफ्टर का इस्तेमाल करिए, गाड़ी एक भी झटका नहीं लेगी। लेकिन अगर आप 4000 RPM से नीचे हैं, अगर आप उस टाइम किक शिफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कन्फर्म है कि गियर डैमेज होगा और आपको इंजन को भी चोट पहुँचेगी। और इंजन को चोट पहुंचेगी तो अच्छा खासा खर्चा होगा, उसके बारे में मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, सीटिंग पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और सीटिंग पोजीशन जो था मेरा, मतलब पहले दिन जो था मैं कैसे बैठ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मल मैं पहले दिन पे ऐसे बैठ रहा था, ठीक है। और ऐसे बैठने के कारण क्या था ना कि मेरा हैंडल यहाँ पे आ रहा था, तो चेहरा मेरा नीचे देख रहा था, तो मेरा जो व्यू जा रहा है ना वो सीधा नीचे जा रहा है। यहाँ से आप इस पोजीशन में देख पाएंगे कि व्यू जो है मेरा नीचे जा रहा है। तो व्यू को ऊपर लाने के लिए ना मुझे जो हेड को ऐसा मूवमेंट करना पड़ता है, और ये मूवमेंट के वजह से ही कम से कम मैं 2-3 बंदों को ठोकते हुए बचा हूँ गाड़ी में, वो भी नाइट में। तो उस पोजीशन में आपको किस पोजीशन का इस्तेमाल करना है, किस पोजीशन से आपको बैठना है, मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप बैठ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जितना गैप दिख रहा है ना, ये पीछे में ये गैप, आपको पूरा का पूरा ऐसा पीछे आना है, ठीक है, पूरा पीछे आ जाना है। जूते के यहाँ पे गैप होता है, शू के यहाँ पे गैप होता है, उस गैप पे आपको यहाँ पे पैर रखना है, और पैर रखने के बाद में ये कंफर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है, ये वाला पूरा कंफर्ट होना चाहिए। इसी से सेम लेफ्ट साइड में भी ऐसे करना है,
पैर को आपको यहाँ टैंक के पास में रखना है और इसको यहाँ पे ग्रिप करना है, होल्ड करना है यहाँ पे। इसको ऐसे गाड़ी को पकड़ना है पैर से, मतलब गाड़ी को पैर से ऐसे करके पकड़ना है, तभी आप स्मूथ ड्राइव कर पाएंगे। और स्मूथ ड्राइव करने के बाद आपका क्या होगा ना, ये जो पोजीशन है ना जो आपको दर्द देता है, यहाँ शोल्डर जो दर्द देता है, शोल्डर पेन नहीं करेगा, बैक पेन नहीं करेगा, और हाथ के यहाँ पर भी दर्द नहीं होगा, हाथ के यहाँ पर भी दर्द नहीं होगा। और आपको जो राइडिंग पोजीशन है ना, जो यहाँ पे आप ऐसे करके आ रहे हैं, यहाँ नीचे का जो व्यू है, आपको सर को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ऐसे, मतलब फ्रंट व्यू के लिए। और जैसे ही आप इसको ऊपर करिएगा ना, तो यहाँ पे आपको पेन होना चालू हो जाएगा 5-6 दिन, लेकिन आपको कंटिन्यू जो सर को ऊपर करके रखना है और इसी पोजीशन में आपको चलाना है। और चलाने के बाद देखिएगा आपको राइड जो है आपका कंफर्ट राइड बन जाएगा, जो कि अभी मेरा कंफर्ट राइड बन चुका है। बहुत सारे यूज़र्स क्या करते थे, मतलब क्या करते हैं अभी भी करते हैं, 10,000 14,000 तक 14,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद उनको कंफर्ट महसूस नहीं होता है तो गाड़ी को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, और बेचने के बाद दूसरा कोई गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा गाड़ी है ना कि आप लेने के बाद इसे बेचने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो फेज़र है 2010 का है, 2010 का मॉडल का जो फेज़र है, उसे मैंने अभी भी रखा है अपने पास में, बट उसका हैंडल जो है, उसका हैंडल यहाँ इतना ऊंचा था और इसका हैंडल बहुत नीचे है, तो उस वजह से, तो फेज़र के वजह से मुझे इस गाड़ी को अपने हिसाब से ढालने में, मतलब मेरे हिसाब से इस गाड़ी को मेंटेन करके चलाने में मुझे 15 डेज़ का टाइम लगा था, और 15 दिन के बाद मैं प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चला पाया था। गाड़ी में आपको वो क्विक शिफ्टर तो मिलता है, और कुछ जो चेंजेस हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे मोबाइल के एप्लीकेशन ऐड हुए हैं, एप्लीकेशन तो नहीं बोल सकते, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं इसमें, जैसे कि आपको जीपीएस का नेविगेशन आपको मिला है, जीपीएस का, ठीक है। और नेविगेशन जो मोबाइल से कनेक्ट होता है, उसमें आप अगर मोबाइल से कनेक्ट है, नेविगेशन का बात कर रहा हूँ, अगर मोबाइल से कनेक्ट है, आपका गाड़ी मोबाइल से कनेक्ट है, तो जिस जगह पे आप गाड़ी का स्विच ऑफ करिएगा, ये मेन स्विच ऑफ करिएगा, वहाँ का लास्ट लोकेशन आपको ऐप में दिखा देगा, मैप में, कि गाड़ी इस जगह पे लास्ट स्टार्ट या स्टॉप हुआ था, ठीक है। दूसरा आपको किलोमीटर बता देगा कि यहाँ पे कितना किलोमीटर है, तो मोबाइल में भी उतना किलोमीटर चला हुआ दिखेगा। तीसरा आपको कॉलिंग फीचर मिलता है, जैसे कोई कॉल आएगा तो आपको यहाँ डिस्प्ले जो है, आपका इतना बड़ा जो डिस्प्ले दिया गया है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्प्ले दिया गया है, ये जो डिस्प्ले दिया गया है, देखिए कैसे हाफ होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मीटर का कंसोल दिखेगा, और यहाँ पे आपको म्यूज़िक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, म्यूज़िक, मेन्यू, नेविगेशन, और एक चीज़ और ऐड हुआ है, नोटिफिकेशन और वेदर। तो वेदर अभी नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा बाइक जो है अभी मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं है, बट मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मीटर का जो है, कैसे गाड़ी को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना है, कैसे आपका मीटर, मतलब कैसे कनेक्ट करने के बाद कैसे मीटर के साथ में इसको पेयर करने में ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको यामा का ऐप आता है, वो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और पिनियन सीट के नीचे एक सीसीयू यूनिट होता है, उस यूनिट को स्कैन करना पड़ेगा। जैसे स्कैन करेंगे तो गाड़ी आपका जो है मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद में आपको गाड़ी पे क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपने ऐप में अलाउ किया होगा तो, अगर मैसेजेस का अलाउ करेंगे तो मैसेजेस का भी मिलेगा, व्हाट्सअप का अलाउ करिएगा तो व्हाट्सअप का भी मिलेगा। जैसे कि ये नोटिफिकेशन एक्सेस आपको देना पड़ता है ना अपने वॉच पे, मोबाइल का जब वॉच कनेक्ट करते हैं तो उसमें कैसे कुछ एप्लीकेशन का एक्सेस देना पड़ता है ताकि वो वॉच आपको दिखाए, तो सेम उसी तरीके से उस यामा का जो मोबाइल ऐप है उसको भी एक्सेस देना पड़ेगा, तब जाके वो गाड़ी के डिस्प्ले पे आपको दिखाएगा। तो वो बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट अभी जो इसमें चेंजेस हुआ है ना, वो DLR तो सेम ही है, DLR तो आपको सेम ही मिलता है। प्रोजेक्टर लैम्प मिलता है, जो कि लैम्प का लाइट मुझे उतना खास नहीं लगता है रात को, क्योंकि अगर बाई चांस आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और हाईवे पे ऑलरेडी लाइट है, तो आपको गाड़ी का लाइट नहीं पता चलेगा, इतना कन्फर्म है, आपको गाड़ी का लाइट पता ही नहीं चलेगा हाईवे पे। मतलब 2,35,000 दे के भी आपको लाइट ख़राब मिल रहा है, ये आप बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें जो लाइट का इशू है वो अभी का नहीं है, वर्जन 3 का भी लाइट का इशू था, क्योंकि उसमें भी लाइट उतना अच्छा नहीं दे पा रहा था। तो बट मुझे लगा था कि बिफोर में कुछ तो अपग्रेड करेगा, बट इसने किया नहीं। यामा का सिंगल प्रोजेक्टर दिया हुआ है, अगर इसमें डबल प्रोजेक्टर रहता तो हो सकता था कि लाइट का इशू थोड़ा कम होता, बट सिंगल प्रोजेक्टर में आपको लाइट कब पता चलेगा, जब आप कोई अंधेरा गली से गुजर रहे होंगे, मतलब कोई जगह में, ऐसा जगह में आप जा रहे हैं जहाँ पे हेडलैम्प नहीं, मतलब हेडलाइट नहीं है, हेडलाइट बोल रहा हूँ, रोड का लाइट नहीं है, तो उस जगह पे आपको गाड़ी प्रॉपर लाइट दिखाएगी, मतलब आपका गाड़ी का पूरा लाइट का पावर आपको दिखेगा। बट अगर आप हाईवे पे चला रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी लाइट चारों तरफ से आ रही है, उस जगह पे आपको R15 V4 का लाइट नहीं दिखने वाला, सामने से सिर्फ फ्रंट में सिर्फ आपको DRL दिखेंगे जो कि जलते हुए, ठीक है।
और इसका एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हेडलैम्प है, जब मुझे कंपनी से जब मैंने लिया था तो हेडलैम्प का जो लाइट था वो यहाँ मार रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रंट पे यहाँ पे दे रहा था, इस जगह पे, वहाँ से वहाँ पे। तो मैंने शोरूम में जाके पूछा तो शोरूम वाले ने बोला कि इसका लाइट एडजस्टेबल नहीं होता है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, वहाँ तो मैनुअल में तो दिया हुआ है कि लाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाई बीम या हाई दूर करना है तो दूर पे। तो फिर शोरूम वाले ने लाइट के नीचे देखा तो पतला एक स्क्रू ड्राइवर का जैसा गैप है, उस गैप में स्क्रू ड्राइवर दे के फिर इसको टाइट करने से ऊपर की तरफ जाता है, ढीला करिएगा तो नीचे की तरफ आता है, तब जाके इस लाइट का एडजस्ट हुआ। तो इसमें लाइट एडजस्ट भी है, जो हेडलैम्प है वो एडजस्ट भी हो सकता है। अगर आपका गाड़ी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नीचे है तो आप उसको शोरूम में जाके बोलिएगा कि हाँ इसके ये एडजस्ट होता है, इसको एडजस्ट कर दीजिए। अगर उसको नहीं पता हो तो बोलिए कि इस नीचे पे एक नट रहता है, वो नट को स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने से ऊपर की ओर जाता है और लूज़ करने से नीचे की ओर आता है। अभी तो फिलहाल नाइट का वर्जन मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता वो नट कहाँ पे है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा वो नट दिखाने का। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं।